रात का समय था। विक्रमनगर का राजा उग्रसेन अपने कक्ष में गहरी नींद सो रहा था कि तभी अचानक एक हल्की सी आहट से उसकी आंख खुल गई। वह चौंक कर उठ बैठा। उसने देखा उसके बिस्तर के पास एक नकाबपोश व्यक्ति तलवार ली खड़ा था। कौन हो तुम? मेरे कक्ष में कैसे आए? पर उससे पहले कि राजा कुछ कर पाता, वह नकाबपोश तलवार सहित तेजी से कक्ष से बाहर भाग गया। राजा उग्रसेन तुरंत बाहर भागा, इधर उधर खोजा, लेकिन महल के भीतर उसे कोई नहीं मिला। निश्चित रूप से कोई मेरी हत्या करने आया था, या तो कोई बाहरी शत्रु या फिर कोई अपना। अगले दिन दरबार में राजा ने मंत्री जगन्नाथ को पूरी घटना बताई। मंत्री यह सुनकर स्तब्ध रह गया। महाराज, महल की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि बाहर का कोई अंदर आ ही नहीं सकता। मुझे तो शक है कि ये किसी अपने का ही काम है। कल मैंने आपके छोटे पुत्र राजकुमार केशव को आपके कक्ष के पास टहलते हुए देखा था। यह सुनते ही राजा उग्रसेन का चेहरा क्रोध से भर गया। बिना देर किए वह अपनी पत्नी रानी चंद्रिका के कक्ष में गया और पूरी घटना बताई। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि नकाबपोश आपका अपना पुत्र केशव है? राजा उग्रसेन गुस्से से बोला। हालात तो यही कह रहे हैं। वैसे भी वो छोटा बेटा जन्म से ही मेरे लिए मुसीबत रहा है। तभी वहां दो बड़े पुत्र राजकुमार अर्जुन और वीर पहुंचे। पिताजी, सुना है कल रात किसी ने आप पर हमला किया। यदि मैंने उसे देख लिया होता तो वो जिंदा नहीं बचता। मुझे पूरा विश्वास है वो घटिया काम केशव का ही है। जाओ, उसे दरबार में लेकर आओ। इतना कहकर राजा उग्रसेन क्रोध से कक्ष से निकल गया। इधर राजकुमार केशव महल के बगीचे में बैठा गहरी सोच में डूबा था कि उसके दोनों भाई वहां आए। उन्होंने उसे सारी बात बताई। केशव यह सुनकर दंग रह गया। पिताजी सोचते हैं कि मैंने उन पर हमला किया। मंत्री ने बताया कि तुम रात को उनके कक्ष के आसपास थे। हाँ, मैं गया था, लेकिन केवल पिताजी को देखने। जब मैं छोटा था, पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते थे, पर अब वर्षों से वह मुझे नजरअंदाज करते हैं। मगर मेरा प्यार कम नहीं हुआ। मैं उन्हें सोते हुए देखने जाता हूं। कल भी वही करने गया था। पर अब तुम्हें तुरंत दरबार में जाना होगा। कुछ ही देर में राजकुमार केशव राजमहल के विशाल दरबार में अपने पिता राजा उग्रसेन के सामने खड़ा था। राजा का चेहरा गुस्से से लाल था। केशव, मुझे तुमसे ऐसी घटिया उम्मीद कभी नहीं थी कि तुम अपने ही पिता की हत्या का प्रयास करोगे। क्या तुम कल रात मेरे कक्ष के पास नहीं मंडरा रहे थे? पिताजी, ये सच है कि मैं आपके कक्ष गया था, पर केवल कल रात नहीं, हर रात जाता हूं, क्योंकि मैं आपको देखे बिना सो नहीं सकता। बस बकवास बंद करो। तुम मेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं। आज से मैं तुम्हें अपने राज्य से और अपने वंश से बेदखल करता हूं। जाओ, इसी वक्त यहां से निकल जाओ। राजा के कठोर शब्द सुनकर केशव की आंखों में आंसू भर आए। वह धीमे कदमों से महल के बाहर निकल गया। महल से दूर एक पेड़ की छाया में बैठकर वह खुद से बोला,
न्याय, ये न्याय नहीं है। मुझे महल से निकालने का दुख नहीं, पर वंश से निकाल देने का घाव गहरा है। लेकिन मैं फिर भी पिताजी के आदेश मानूंगा। आज से आम इंसान की तरह जीवन जीऊंगा। कुछ देर बाद उसे भूख लगी। साधारण कपड़े पहनकर वह एक खेत में पहुंचा और मालिक से बोला, मैं दूसरे राज्य से आया हूँ, मुझे काम चाहिए। मालिक ने उसे गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल तो राजकुमार केशव से मिलती है। साथ खड़ा दूसरा आदमी हंस पड़ा। अरे राजकुमार तेरे खेत में मिट्टी खोदेगा? पागल हो क्या? मालिक को अपनी गलती समझ आई और उसने कहा, जा मिट्टी खोदने का काम कर। राजकुमार केशव पूरे दिन मेहनत करता रहा। शाम को मालिक ने कुछ ही मुद्राएं देकर उसे विदा किया। मुद्राएं देखकर केशव बोला, इतनी मेहनत पर सिर्फ 2 रोटियां। अब समझ आया कि आम प्रजा को कैसे संघर्ष करना पड़ता है। केशव 2 रोटियां खरीदकर उसी पेड़ के पास लौटा। वह खाने ही वाला था कि तभी एक मैला कुचैला आदमी पास आया। कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे एक रोटी दे दोगे? मेरे पास सिर्फ 2 हैं, एक तुम ले लो। लेकिन वह आदमी बोला, एक रोटी से पेट नहीं भरेगा, दोनों दे दो। केशव बिना सोचे मुस्कुराया। अगर मेरी दोनों रोटियों से तुम्हारी भूख शांत होती है तो ले जाओ, तुम खा लो। जैसे ही केशव ने यह कहा, वह मैला आदमी रंग बिरंगी किरणों में बदलकर एक साधु बन गया। साधु मुस्कुराते हुए बोला, मैं इसी पेड़ के नीचे तपस्या करता हूँ। सुबह जब तुम खुद से बातें कर रहे थे, मैंने सब सुना। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उत्तीर्ण हुए हो। तुम ही असली राजकुमार हो और तुम ही अगले राजा बनोगे। साधु महाराज, पिताजी मुझे पसंद नहीं करते। मैं राजा कैसे बनूंगा? क्योंकि काला जादू हुआ है। किसी दुश्मन ने तुम्हारे पिता पर जादू किया, तभी वो तुमसे नफरत करने लगे। पहले तो वो तुम्हें बहुत चाहते थे। काला जादू? केशव स्तब्ध रह गया। साधु ने आगे कहा, अब मेरी बात सुनो। यहाँ से कुछ दूर व्यापार नगरी है। वहां 2 आदमी मिलेंगे जो अपने सपने पर चर्चा करेंगे। पहला व्यक्ति जो सपना बताएगा वही सत्य होगा। तुम्हें उसके सपने में बताए स्थान पर जाना होगा। साधु की बात मानकर केशव लंबा सफर तय करता हुआ व्यापार नगरी पहुंचा। सीमा पर 2 लोग सो रहे थे। थोड़ी देर बाद वे जागे। पहला व्यक्ति अपने दोस्त से बोला, सपने में देखा कि जंगल में एक तालाब है। वहां एक परी स्नान कर रही थी। मैंने उसके पंख छिपा लिए। परी ने बदले में मुझे ऐसी अनमोल वस्तु देने की बात कही जिससे मैं मीलों का सफर चुटकियों में तय कर सकूं। यह सुनते ही केशव चौंक पड़ा। साधु ने कहा था पहला सपना सत्य होगा, यानी वह तालाब सच में मौजूद है। और वह तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में कई घंटों तक भटकने के बाद
अचानक केशव की नजर रंग बिरंगी किरणों से चमकते हुए एक जादुई तालाब पर पड़ी। तालाब के बीचों बीच एक अद्भुत सुंदरी परी स्नान कर रही थी। केशव की नजर झाड़ियों पर गई, जहां चमकते हुए सुंदर पंख रखे थे। जैसे ही उसने वे पंख उठाए, तालाब में स्नान करती परी बाहर आई और बोली, मैं एक परी हूँ। ये मेरे पंख हैं, इन्हें लौटाओ। इन पंखों के बदले मैं तुम्हें सोने का जादुई घोड़ा दूंगी, जो तुम्हारा हर आदेश मानेगा और तुम्हें चुटकियों में किसी भी स्थान पर पहुंचा देगा। पहले मुझे घोड़ा दे दीजिए, फिर मैं आपके पंख लौटा दूंगा। अगले ही क्षण रंग बिरंगी किरणों के साथ एक शानदार सोने का घोड़ा प्रकट हो गया। उसके शरीर से इंद्रधनुषी रोशनी निकल रही थी। ये घोड़ा आज से तुम्हारा हुआ, अब मेरे पंख दे दो। केशव ने पंख लौटा दिए और पंख लेते ही परी अदृश्य हो गई। ठीक उसी समय रंग बिरंगी किरणों से वही साधु प्रकट हुआ। केशव, अब समय आ गया है। संगम पलायम राज्य के राजा विक्रम ने अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा के लिए एक शर्त रखी है। जो राजकुमार नीले पहाड़ के राक्षस से उनकी खानदानी अंगूठी वापस लाएगा, उसी से राजकुमारी का विवाह होगा और राज्य भी उसी को मिलेगा। राक्षस शक्तिशाली हैं, पर तुम्हारा घोड़ा उससे तेज है। वो राक्षस पहाड़ से नीचे कभी नहीं उतर सकता, इसलिए तुम्हारे लिए ये आसान होगा। साधु की बात सुनते ही केशव तुरंत घोड़े पर बैठा और प्रकाश की किरणों के साथ संगम पलायम पहुंच गया। वहां उसने राजा विक्रम को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी पुत्री का विवाह उसी से होगा जो नीले पहाड़ से मेरी चमत्कारी अंगूठी लाएगा। बरसों पहले वो अंगूठी गुम हो गई थी और अब एक राक्षस के पास है। आप कुछ क्षण रुकिए महाराज, मैं अभी वह अंगूठी लेकर लौटता हूँ। और वह अपने जादुई घोड़े से बोला, मुझे अंगूठी तक ले चलो। घोड़ा चमकीली किरणों के साथ गायब हुआ और अगले ही पल वे नीले पहाड़ पर थे। वहां अंगूठी एक चट्टान पर रखी थी और उसके पास एक भयंकर राक्षस सो रहा था। केशव ने फुर्ती से अंगूठी उठा ली। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरा घोड़ा मुझसे तेज नहीं भाग सकता। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, घोड़ा रंग बिरंगी किरणों के साथ उड़ गया और केशव पलक झपकते ही वापस राजा विक्रम के सामने पहुंच चुका था। राजा विक्रम खुश होकर बोले, तुमने वो कर दिखाया जो वीरों से भी नहीं हुआ। राजकुमारी चंद्रलेखा ने उसी पल केशव के गले में वरमाला डाल दी और तभी प्रकाश में नहाया हुआ साधु फिर प्रकट हुआ।
साधु गंभीर आवाज में बोला, केशव, अब तुम्हें बिना देर किए अपनी पत्नी चंद्रलेखा को लेकर अपने महल जाना होगा। तुम्हारे पिता राजा उग्रसेन अभी संकट में है। तुम्हारे दोनों बड़े भाई फिर से उनकी हत्या की योजना बना रहे हैं। केशव सन्न रह गया। क्या मेरे भाई ऐसा क्यों करेंगे? कुछ दिन पहले तुम्हारे पिता के कक्ष में जो नकाबपोश तलवारबाज आया था, वो कोई और नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई अर्जुन था, और उसे उकसाया तुम्हारा मंत्री जगन्नाथ ने। मंत्री जगन्नाथ? लेकिन क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे राज्य पर कब्जा करना चाहता था। तुम्हारे भाई अर्जुन और वीर सिंह ने तुम्हें हमेशा ईर्ष्या की नजर से देखा। जगन्नाथ ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और उन्हें गलत रास्ते पर डाल दिया। और वो काला जादू जिसने तुम्हारे पिता को तुमसे नफरत करने पर मजबूर किया, वो भी मंत्री जगन्नाथ ने ही करवाया था, ताकि राजा तुम्हें महल से निकाल दें और तुम राज्य से दूर रहो। केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मेरे पिता की नफरत जादू की वजह से थी? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, और अब समय आ गया है कि तुम अपने पिता को बचाओ और सच सबके सामने लाओ। केशव ने तुरंत चंद्रलेखा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो हमारे घर, मेरे पिता के पास। और जादुई घोड़े पर सवार होकर वह तेजी से अपने राज्य की ओर उड़ चला। जादुई घोड़ा रंग बिरंगी किरणों के साथ बादलों को चीरता हुआ सीधे विक्रम नगर के महल के दरबार में उतरा। केशव ने देखा, सिंहासन कक्ष में राजा उग्रसेन को घेरकर अर्जुन और वीर सिंह तलवारें ताने खड़े थे, और उनके पीछे मंत्री जगन्नाथ कुटिल मुस्कान लिए खड़ा था। बस एक कदम और बढ़ाया तो पिता की रक्षा करते हुए मैं तुम दोनों को यही खत्म कर दूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है राजकुमार। अब सच सामने आएगा। तुमने पिता पर काला जादू करवाया, तुमने मेरे भाइयों को भड़काया और राज्य हथियाने की साजिश। काला जादू? क्या कह रहे हो तुम? उसी समय साधु प्रकट हुआ, चमकती रोशनी के साथ। महाराज, आपकी सोच पर पर्दा डाला गया था। ये सब जगन्नाथ की चाल थी। अचानक राजा उग्रसेन की आंखें साफ हो गईं। उनके चेहरे पर सच्चाई की पहचान लौट आई। केशव, मेरे पुत्र, मैं तुमसे नफरत नहीं करता था। मैं तो खुद को समझ नहीं पा रहा था। नहीं, मैं इस सबको यूं खत्म नहीं होने दूंगा। वह अर्जुन और वीर सिंह को चिल्लाया, मारो इन्हें। जगन्नाथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिपाही उसे वहीं रोक देता है। राजा उग्रसेन सिंहासन पर खड़े हुए और बोले, अर्जुन, वीर सिंह, तुम दोनों ने भाईचारे और राज्य दोनों को धोखा दिया। तुम्हें जीवन भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। और फिर जगन्नाथ की ओर देखते हुए, और तुम्हें तुम्हारी साजिशों के लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। सैनिक उसे घसीट कर ले गए। राजा उग्रसेन ने केशव और चंद्रलेखा की ओर देखा। मेरे पुत्र, तुम्हारी वीरता, सच्चाई और त्याग ने इस राज्य को बचाया है।
आज से इस राज्य के उत्तराधिकारी तुम हो।